सकते हैं वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स माइनस लैम्डा वी वाई। इधर डी एक्स है और इधर वी वाई है, प्रॉब्लम इसी से होगा। जानिए एक बात, स्पीड नहीं बदलेगा। हम लोग ये बात तो कह ही सकते हैं, स्पीड विल नॉट चेंज। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 2vx dvx 2vy dvy इज इक्वल टू 0। यहां से आप लिख सकते हैं vx dvx इज इक्वल टू माइनस vy dvy। इस vx और dvx को हटा के माइनस लैम्डा vy ऐसा लिख सकते हैं, इसको हटा के माइनस vy dvy। dy से vy कट गया। यहाँ x छूट गया, ये पार्ट में x नहीं। अब ये vy कैंसिल हो गया, आपको इधर मिल जा रहा है dvy इज इक्वल टू dx बाई x। dx पर यहाँ पे लैम्डा बच रहा है। अब इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और लिख लीजिए, मेरे को बोर्ड पर जगह कम पड़ रही है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, ये बात मानते हैं, माइनस जेड डायरेक्शन। बोलिए, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन में है, दिख रहा है। तो चार्ज पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, ये भी सही है। इसलिए पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग ये मान लिए, ये भी सही है। फोर्स क्या लग जाएगा, क्यू वी क्रॉस वी, ये भी सही है। तो यहाँ तक एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन है। अब इसमें एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट है, दो, ये वाला एक्स कंपोनेंट और ये वाला वाई कंपोनेंट। आपको ये कंपोनेंट ले लीजिए, हमने एक्स कंपोनेंट ले ली, ठीक है, हमने एक्स कंपोनेंट ले लिया। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा सा चीज आ रहा है, म्यू नॉट क्यू आई बाई 2 पाई एम, तो हमने इतने को लैम्डा मान लिया, म्यू नॉट क्यू आई। इसकी जगह क्या बच गया, माइनस लैम्डा, माइनस साइन यहाँ है। ये वी वाई एक्स एक्स कॉपी कर, ये एक्स। अब इस एक्स को आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे ए को लिखता है डीवी बाई डी, इसी ए को भी डीवी बाई डी एस भी तो लिखता है। तो ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है, वही एक्सेलरेशन का फार्मूला लिख दीजिए, वी एक्स डीवी एक्स बाई डी एक्स। इधर जो था उसको कॉपी कर दिए। हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ है, तो इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर टोटल स्पीड का स्क्वायर, इन दोनों को डिफरेंशिएट किए तो ऐसा रिलेशनशिप आ गया। इस vx और dvx की जगह माइनस vy dvy पुट कर दिए, और यहाँ पुट कर दिए तो vy से vy कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में सिर्फ dvy, dx को राइट साइड ले आए। अब तो समझ आ गया होगा।
बोलिए हाँ या ना। अगर लिख लिया तो ऊपर के 2-4 लाइन मिटा दो। अब इंटीग्रेशन बस आपको बताना है, वी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। जब यहाँ एक्स की वैल्यू डी हो गई तो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी के बराबर। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या मिल गया, डी वाई। राइट साइड का इंटीग्रेशन क्या मिल गया, लैम्डा लॉग एक्स, एक्स नॉट से बी तक। अब लॉग हटा देंगे, क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड लिमिट पुट कर लीजिए, ये डी वी वाई इंटीग्रेट होकर के ही आएगा। फिर यहाँ पर वी नॉट हो जाएगा। तो एक बात तो एकदम क्लियर हो गई, किसी भी हालत में मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने वाला नहीं। इस बात को एकदम आप माइंड में फिक्स कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो कैसा भी हो, ये वर्क कर ही नहीं सकता है, काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं सकता। कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यदि कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़ो। बोलिए बच्चों। रुक जाइए एक आध मिनट। तो ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। दो बात हम लोग यहाँ पर यूज किए, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं होगा, ये वाली चीज जनरली ये छूट जाता बच्चों से। और तो दूसरी चीज ये यूज हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में ही चार्ज पार्टिकल हमेशा चले। अब यहाँ पर इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव जेड डायरेक्शन, जेड के परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। तो जैसे जैसे पार्टिकल जो है इधर जाता जाएगा
मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर x कम होगा तो b बढ़ेगा, b बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस भी जो है वो भी चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया बच्चों? हटा दो इसे। अब हम लोग अपने अलग कंसेप्ट पर आ जाते हैं। अब एक बात आपसे पूछेंगे अगला पॉइंट शुरू करने से पहले, ठीक है? एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी जो पहले से एग्जिस्ट करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करा, उसी के कारण फोर्स लगता है। सही है? तो हम लोग जानते हैं कि एक करंट एलिमेंट जो है बायो-सावर्ट लॉ के हिसाब से वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अगर एक करंट एलिमेंट को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस करंट एलिमेंट पे फोर्स लगना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। तो लगता है या नहीं लगता है? लगता है। अब यदि लगता है तो कितना लगता है ये कैलकुलेट कर लें। बात समझ में आ गई? तो अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। समझ गए इस बात को? अब आइए छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले रहे हैं। बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा बनाए हैं आप, समझने के द्वार से फिगर को मैग्नीफाई करके बना। इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लीजिए ये है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी मान लीजिए ये है। लंबाई इन भाई साहब की छोटी है dl, और इसमें करंट ऐसा राइट साइड है। करंट राइट होने का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर ड्रिफ्ट हो रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड ड्रिफ्ट हो रहे होंगे। बोलो हाँ या ना? हो रहे होंगे लेफ्ट साइड, बिल्कुल सही बात। इधर ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, ठीक बात है। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित हो, मान लीजिए इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऐसा जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। अब फोर्स किधर लगता है? v क्रॉस v। वेलोसिटी भाई साहब इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज निगेटिव है इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ, चार्ज निगेटिव है तो फोर्स नीचे के बजाय क्या हो जाएगा? ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा जाके इधर से इससे टकराते हैं। अच्छा, तो ये टकराते तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। बिल्कुल बता देंगे, इसके ऊपर फोर्स लगा है। यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट हो रहा है इधर, क्योंकि करंट राइट साइड, तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण करंट होता है। करंट किधर है? राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आते हैं? लेफ्ट। तो वेलोसिटी किधर है इलेक्ट्रॉन की? ड्रिफ्ट वाली लेफ्ट साइड। मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड,
तो फोर्स मेरा निगेटिव चार्ज होने की वजह से ऊपर, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करके जाके सरफेस से टकराते, तो ओवरऑल एक इफेक्ट पूरे रोड पे ऊपर आता, और उसी को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स बुलाते। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अभी हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ जानकारी। लेट मान लीजिए n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, dl एलिमेंट्री पार्ट, ये मान गया। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर लगेगा, इतना मान रहे हैं, तो सभी पे फोर्स ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स, और तो कुछ नहीं। करंट किधर गया? राइट, तो इलेक्ट्रॉन किधर आया? लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड किधर अज्यूम किया? इनवर्ड, तो फोर्स किधर लग गया? ऊपर की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन पे। तो जब सभी इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा कि ऐसा लगेगा जैसे कंडक्टर पे ही ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। बात समझ गए? देखो ना, वेलोसिटी इधर, चार्ज नेगेटिव, तो नीचे पॉजिटिव होता तो फोर्स नीचे, लेकिन नेगेटिव है इसलिए फोर्स ऊपर। अब यहाँ पर निकालते चार्ज इन एलिमेंट्री पार्ट। ये जो एलिमेंट्री पार्ट है, इसमें चार्ज क्या है? NaDl वॉल्यूम हो गया, और उसको ADl को इलेक्ट्रॉन से ये मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चार्ज हो गया। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स के लिए हम लोग क्या जानते हैं? QV क्रॉस V। अब ये स्मॉल पार्ट पे फोर्स है, इसलिए इसको DF लिखते हैं। IQ की वैल्यू NEA DL V क्रॉस V। NEA V को हम लोग क्या लिखते हैं? करंट। This is the force on current element. तो अब डायरेक्ट आप करंट एलिमेंट देख सकते हैं। अच्छा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स ऊपर सेम आएगा। करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। Q की वैल्यू क्या लिखते हैं आप लोग? N की वैल्यू क्या लिखते हैं? ऐसा है Q का वैल्यू। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल को हम लोग QV क्रॉस V बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये इस DL लेंथ के अंदर रखे हुए चार्जेस के ऊपर फोर्स है। तो DL मेरा स्मॉल लेंथ हुआ, पूरा कंडक्टर बड़ा होगा, तो इस स्मॉल लेंथ पर फोर्स लग रहा है,
तो जो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल है उसी को डीएफ लिखा गया है। डीएफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ही है। और हम लोग करंट का एक फॉर्मूला पढ़े, I इक्वल टू NEAVD, ये पढ़े है ना, करंट इनसाइड कंडक्टर। तो अभी यहाँ पर आ गया NEAV, तो हमने इसे हटा के I लिख दिया, DL DL है, तो फॉर्मूला हो गया IDL क्रॉस B। अभी यहाँ किसी को और कुछ पूछने का है तो बोलिए, बताता हूँ। अगर यहाँ पर भी और ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो भी नेगेटिव है ना, फिर उस हिसाब से मेरा करंट का और उसका डायरेक्शन एक आ जाएगा। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी नेगेटिव रखेंगे ना, तो माइनस V के डायरेक्शन में तो करंट का डायरेक्शन होगा। कॉपी हो गया सही बच्चों का? आगे बढ़ूं? अब इसमें कुछ एग्जाम्पल पूछेंगे, उसके जवाब देने होंगे आपको, अलग अलग केस स्टडी लेके करते। पहला केस स्टडी में चले आइए। पहला केस हो गया स्ट्रेट कंडक्टर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर V नॉट, और एक स्ट्रेट कंडक्टर इधर रखा हुआ, और इस स्ट्रेट कंडक्टर से करंट राइट साइड जाता I। इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा अगर ये लेंथ जो है इसका, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा L। इतना तो समझ में आ गया हो, बोलिए हाँ। अगर इसके छोटे से एलिमेंट पर फोर्स अपने को मालूम है, यदि उसी फोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का फोर्स निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डीएफ का, दिस इज आई डीएल क्रॉस बी। टोटल फोर्स के लिए हम लोग बात करेंगे F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएफ, ये आई डीएल क्रॉस बी। यहाँ क्या मिल जाता है आपको, ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि बी जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर बी नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकलेगा, क्या करना। यदि बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकलेगा। ये ब्रैकेट देने का मतलब समझो, समझे पहलवान?
बोलो बच्चों, समझ गए? ये ब्रैकेट देने का क्या मतलब, बी जो है अपना वो यूनिफॉर्म है, इसलिए ये इंटीग्रेशन के बाहर है। कई ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे जिसमें बी जो है एक्स के ऊपर डिपेंड करता हो, मतलब अलग अलग जगह पे बी की वैल्यू अलग, तभी तुम बाहर नहीं निकाल सको। तो ये ध्यान देने वाला बात है। शुरुआत हम लोग सबसे सिंपल केस से कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए, और यहाँ पे वैल्यू ए प्लस ए। अभी इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ये देख लीजिए, ये आ गया 4 से, और डायरेक्शन हम लोग है करंट आई, इसका इंटीग्रेशन एक्स या डीएल, डीएल का एल हो गया ए से ए प्लस कैपिटल एल तक इनटू बी। अब आई क्रॉस बी डायरेक्शन इज जे कैप, यहाँ पर लिमिट लोअर लिमिट रखते, अब डायरेक्ट ये याद रखेंगे कि सिंपली आप पूरा पूरा लेंथ ले सकते हैं, सिंपली आप पूरा पूरा लेंथ ले सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। कॉपी हो गया बच्चों? अभी कॉपी हो जाए तो बताइए। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि डीएल पे फोर्स निकल गया तो पूरे पे निकल जाएगा, उसी को इंटीग्रेट कर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी कुछ आसानी बता दे रहा हूँ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो तुम सिर्फ डीएल को इंटीग्रेट करना है, और वो भी अगर स्ट्रेट हो गया तो कोई बात ही नहीं है, सीधे सीधे तुम फाइनली लेंथ लिख सकते। सही है, आया समझ में? अगर लिख लिए हो तो इसे मिटाऊं, आगे बढ़ो। अभी तक हम लोगों का जो बेसिक चीज है, इसमें बी जो है वो तो यूनिफॉर्म रखा गया है। बी को यूनिफॉर्म रख करके ही अलग अलग केस बना रहे हैं। चलिए, सभी बच्चों का लिखा गया? यदि कोई बचे हुए हैं तो बताइए। लक्ष्य लिख लिए? चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले केस में आ जाइए। स्ट्रेट कंडक्टर के बजाय यहाँ पर अपना केस चेंज होगा, हम लोग बात करेंगे इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जो इरेगुलर शेप का है, और यह केस 2 हो जाएगा। मतलब ये जो कंडक्टर का आप बात कर रहे थे वो ये नहीं है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। इस पॉइंट का नाम आप कुछ दे दीजिए जी, इस पॉइंट का नाम एच दे दें, इसका कोऑर्डिनेट x1 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट x2 0 0। और ये कंडक्टर है किसी भी शेप का जिससे करंट आई फ्लो होगी। स्क्रीन ठीक आ रहा आप लोगों को? ललित, मुकुल, ठीक है। किसी बच्चे को अगर ब्लर दिख रहा है तो बेटा आप एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लीजिए। हाँ, क्लियर ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं। ओके, थैंक यू अर्जित।
किसी एक बच्चे का अपने साइड से अगर कुछ दिक्कत हो गया होगा, एग्जिट करके फिर से एंट्री करिए। अब यहाँ पर मैं इन चीजों को मिटा दूं, इस केस को डिस्कस करें। इस बार हम लोगों को क्या करना है कि हम एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे। मान लीजिए ये छोटा सा पार्ट है, इस छोटे से पार्ट का नाम डीएल है, कोई एतराज नहीं होगा आपको? बोलिए हाँ भाई, बात बिल्कुल सही है। तो इस छोटे से पार्ट को लेकर अगर हम अब इंटीग्रेट करने चलते हैं तो ये बात, ये इक्वेशन तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये तो लगेगा ही, ये अपना बेसिक फिगर फोर्स ऑन एलिमेंट्री। इसमें किसी बच्चे को कोई एतराज नहीं होगा? हाँ, ये तो होगा ही। तो बात करते हैं टोटल फोर्स की। तो चले आए टोटल फोर्स के ऊपर, ये अपना टोटल फोर्स है। इसके लिए अपने को डीएफ को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलते हैं हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये फोर्स की वैल्यू हम लोग लिख दें आई डी एल क्रॉस बी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है अपनी, बोलिएगा सही बात है। करंट ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ डीएल वेक्टर का होगा, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जी से एच तक। एक सवाल पूछता हूं आपसे, उसका जवाब देंगे। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चला ऐसे, फिर चला ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर यहाँ आया, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं? ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। आप ये लिखते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं? आई एफ वेक्टर, ये लिखता है ना, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो उसी पैटर्न में अगर हम देखें इस वायर को, तो ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल, तो जो हम सिर्फ डीएल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस चीज का नाम क्या दिया था आपने? पॉलीगोनल लॉ। अगर इस बात को हम कैरी करें आगे, फ्रॉम पॉलीगोनल लॉ, integration of dl vector will be vector gh तो ये बात चलेगी आपको? तो यहाँ पर आपका चला आएगा फोर्स इज इक्वल टू आई x2 माइनस x1 इंटू बी, डायरेक्शन z। इसी को लिख सकते हैं आई जी एच क्रॉस बी। सब ब्लर हो रहा है थोड़ा। हाँ, ये आई डीएल जो इंटीग्रेशन है उसे डायरेक्ट हम लोग जीएच वेक्टर लिख सकते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, बीच में का फोन आ जाने से चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। इतना अच्छा चल रहा था। चलिए ठीक है, अब लिखिए। तो ये फोर्स निकल जाता है आई जी एच क्रॉस। तो ये जो डीएल इंटीग्रेशन है उसे पॉलीगोनल लॉ वेक्टर इंटीग्रेशन से, वेक्टर से पॉलीगोनल लॉ वेक्टर से डीएल का इंटीग्रेशन डीएच वेक्टर होता है।
पॉलीगोनल लॉ आप पढ़े होंगे कि कई सारा डिस्प्लेसमेंट लिया जाए, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में हो जाता है। उसी तरह से ये डीएल 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 होते हुए फाइनल यही इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये पूरा ना लेकर के सीधे सीधे आप इस जीएच को रख करके आप काम कर सकते हैं। मान सकते हैं कि ये इरेगुलर शेप का ना होकर एक जीएच शेप का रेगुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, फोर्स उतना ही लगेगा। तो ये आसान बात हो गई ना। यदि ये हो गया हो तो आगे बढ़े। हाँ, क्लोज लूप में क्या होगा ये आने वाला था मैं उस पर। एक बच्चे ने पूछ लिया सर यदि क्लोज लूप होगा तो क्या होगा। तो क्लोज लूप में जहां से आप चले वहीं पे वापस पहुंच जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या हो जाता है, जहां से चले वहीं पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो किसी भी एक क्लोज लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। अब ये पॉइंट लिखा था, आप पूछे तो मैं चलो डिस्कस कर दी, आपको खुद समझ में आ गया। ये होता है, अभी समझ में आने लगेगा तो आगे की बात अपने आप आने लगती है। तो चले हम लोग इसे हटा रहे हैं, यदि लिख लिए है ये तो अच्छा वेट करने के लिए कर रहे हैं। चलिए वेट करते एक आध मिनट फिर हटा देंगे। हो जाए तो बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए डन हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप डिस्कस भी कर लिए, आप लोग पूछ भी रहे थे, वही बात लिखना है। थर्ड केस में आ जाता है थर्ड केस यहां से निकल के आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स, magnetic force on a closed loop in a uniform magnetic field is zero. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक कॉइल को रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स जो है जीरो होगा। एग्जाम्पल आप देख लें, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यूनिफॉर्म है, एक सर्कुलर कॉइल रखे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करते हैं। एक बच्चे का इसमें नीचे स्टेटमेंट आया सर तो फिर सोलेनॉइड के क्रॉस सेक्शन में देखें तो उसमें भी जीरो होगा, तो इसमें कोई शक है क्या। होगा ये ठीक उसी तरह से जीरो होता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आप बात किए होंगे। यह एक रिंग है, रिंग के ऊपर अगर चार्ज दे दें क्यू और सेंटर पे चार्ज रख दें क्यू, तो टोटल फोर्स रिंग पे जीरो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जीरो हो जाता है।
रीजन इसके पीछे का क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी, इसीलिए फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, लेकिन एक एलिमेंट पे फोर्स जीरो नहीं हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स रिंग के ऊपर जीरो है। लेकिन अगर आप बात करें कि एक एक एलिमेंट पे फोर्स है या नहीं, तो एक एक एलिमेंट पे तो फोर्स है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स दैट इज जीरो ऑन ईच एलिमेंट ऑफ रिंग, एक एक एलिमेंट ऑफ रिंग पे सभी पे फोर्स निकाले, दैट सम इज जीरो। फिर से बता दे रहा हूं, एक करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यदि रख देंगे तो उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप जहां से चले वहीं वापस पहुंच गए तो डीएल का इंटीग्रेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। आई कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, आई और बी कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर आ, बच गया सिर्फ डीएल। तो अब अगर डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे और जहां से शुरू किए हैं वहीं वापस पहुंच गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो फोर्स इज, ये सर्कुलर ही नहीं किसी भी क्लोज्ड शेप का कॉइल होना चाहिए, फोर्स विल बी जीरो इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आ गया समझ में? अब यदि लिखा गया है तो बोलिए मैं आगे बढ़ूं। कुछ बच्चों का बच गया है, 1 मिनट रुक जाते हैं, जिनके चलते रुक रहे हैं वो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज कॉइल को रखने पर फोर्स जो है वो जीरो होगा। तो इस पर एक एग्जांपल कर लें तो अच्छा रहेगा और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाता है, चाहे लूप सर्कुलर हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, एक प्लेन में हो या डिफरेंट प्लेन में हो। क्लोज कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फोर्स जीरो होगा बिना किसी शक। समझ लीजिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, a wire carrying a current I is kept in XY plane. एक वायर है जिससे करंट आई जा रहा है, उसे XY प्लेन में रख दिया गया। और उसका कर्व जो है वो दिया गया, कर्व का इक्वेशन दिया y इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन z डायरेक्शन, z डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पोर्शन ऑफ वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू लैम्डा, करंट इज इन दिस डायरेक्शन। तो आप निकाल सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया G, ये पॉइंट क्या हो गया H, यहाँ पर आप कह सकते हैं GH वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
फोर्स की बात अगर करी जाए तो आप लिख सकते हैं बहुत आराम से आई जी एच क्रॉस बी। कोई मतलब नहीं शेप कैसा है, करंट आई लैम्डा बी आई क्रॉस के माइनस आई के माइनस। सिंपल, समझ में आ गया। यह अपना करंट कैरिंग वायर हो गया। ठीक है, ये वेव में पढ़े होंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है जी एच स्टार्टिंग पॉइंट जी एंड पॉइंट एच। क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू लैम्डा तक लेना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी भी इर्रेगुलर शेप का वायर हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को एक वेक्टर से मतलब होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में है। पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सिंपल। ये सब छोटे छोटे वेक्टर जो हुए वही बता रहा हूँ कि ये एक छोटा वेक्टर हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये 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 सब एक एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका यही हो गया ना। एक्चुअली जो आपको इंटीग्रेशन डीएल लिखना था, यही इंटीग्रेशन डीएल को जीएच बोला गया और यहाँ पर यह लैम्डा आई कैप के बराबर। कोर्स में हम लोग आई और बी दोनों यूनिफॉर्म है, अभी डिस्कस कर चुके हैं आप लोग। ये आई डीएल क्रॉस बी होगा। टोटल फोर्स के लिए आप इंटीग्रेट करते, ये आई आपका कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। ये चीज केवल बच गई ये जी से एच तक। इसे जब आप इंटीग्रेट किए तो ये जी एच, और यहाँ पर इस जी एच की वैल्यू कितना के बराबर है, लैम्डा आई। अब जी एच आई क्रॉस के ये माइनस। आप इस चीज को याद रखते हैं क्योंकि केस एक डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप बार बार ये चीज क्यों सुनिए, आप केवल याद रखिए किसी भी शेप का हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को मतलब केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर से, सिंपल सा। तो यहाँ पर उसी का लेंथ क्वेश्चन में लैम्डा दिया हुआ है, उसमें लैम्डा का मतलब आप कुछ भी लगा लीजिए, तो जब दिया हुआ तो हम लोग उसको ले लेंगे। 2 मीटर देता लैम्डा की जगह तो आपको बुरा नहीं लगता, पर अभी लैम्डा दे दिया तो आप उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस खोज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हटाएं, आगे बढ़े। इससे लिखा गया है बच्चों। चलिए, तो जिनका भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, मुझे लगता हो गया होगा क्लियर। ठीक है, तो जहां भी आपको इस तरह का देता है ध्यान देंगे आई और बी दोनों यूनिफॉर्म। आई आपको यूनिफॉर्म ही मिलेगा, बी नॉन यूनिफॉर्म मिल सकता है, जैसे उसका अगला केस डिस्कस करेंगे। तो जब बी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर उसे इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकाल, फिर उस हालत में अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग फोर्स निकाल के ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। समझ गए?
चलिए हम लोग इसे हटा दें, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड केस में, केस 3। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज सम फंक्शन ऑफ एक्स और वाई एंड बी इज नॉन यूनिफॉर्म। बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म, यदि नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या फोर्स लगेगा? तो यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं कि ये कोई वायर है अपना, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर इसका छोटा एलिमेंट लेंगे, इसके ऊपर फोर्स डीएफ आ जाएगा। तो डीएफ की वैल्यू होगी आई डीएल क्रॉस बी। अगर टोटल फोर्स चाहते हैं तो डीएफ का इंटीग्रेशन टोटल फोर्स आई तो बाहर आ जाएगा, लेकिन डीएल क्रॉस बी इस बार भी इंटीग्रेशन के बाहर नहीं, जो भी वो फंक्शन है वो लिख करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। जैसे पिछले एग्जांपल में बी यूनिफॉर्म होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर हो जाते थे, बराबर नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बोलिए हाँ या ना, समझ आ गया सभी बच्चों को? तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग इसे देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसी पर कर लें तो और अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल है आपका सीआरक्यू में, अगला एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 23। वायर ऑफ लेंथ एल wire of length L forms a circuit with current I. इससे current I flow। Here is current I. The section lies in x-axis as shown in figure. At a point along x-axis, magnetic field has only y component. Magnetic field इधर सिर्फ y डायरेक्शन में, a upon x. A is positive constant. Determine the magnitude and direction of force on wire. इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगना है, अगर मैं एक छोटा एलिमेंट ले लूं, फोर्स ऑन वायर विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये z डायरेक्शन मान लीजिए, फोर्स जो है दैट विल बी इन z डायरेक्शन। हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं फोर्स ऑन एलिमेंट्री पार्ट। टोटल फोर्स विल बी आई डीएल क्रॉस बी। आई कांस्टेंट, बी की जगह पर a अपॉन एक्स, डायरेक्शन L/2 से 3L/2।
ये फोर्स लिखेंगे। यदि नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ये करने का। कुछ पूछना है यहाँ पर बेटा? हाँ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पर फिर से कर दूं। एरिया, ये जो ए लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, ये बात सही है। अब आपका अंदर बच जाता है dx बाई एक्स। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? log x। वही किया गया है, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन लिख दिया गया है log x। हाँ, dl ये जो है इसे ही हम लोगों ने dx से रिप्लेस किया। ये x डायरेक्शन में है, कैन बी रिप्लेस बाय dx। आप कह सकते हैं dl इज इक्वल टू dx। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों। बोलिए हाँ या ना। हटा दूं इसे? ठीक है, चलिए हटा देते हैं। अगला जाता है केस 4, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली गिवन। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली गिवन, केस 4 में देखते हैं। बी जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता है, ठीक है। ओके, अब ये 3 कैसे या 4 कैसे, वो नंबर अपने हिसाब से देख लीजिए। बात करते हैं व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डायरेक्टली गिवन। समटाइम्स V is not given directly, is not given directly, rather a source of magnetic field is given। अब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है बता सकते हैं? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, क्या हो सकते हैं? मूविंग चार्ज, ये हो सकता है। करंट कैरिंग वायर, ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि यह एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज अ लॉन्ग वायर, ये लॉन्ग वायर है, इससे करंट जा रहा है I1। एक छोटा वायर है AB, इससे करंट जा रहा है I2। तो फोर्स ऑन AB अपने को चाहिए, तो यहाँ पर AB के पास बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? ये जो लॉन्ग वायर है, दिस विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड।
and because of magnetic field produced by this long wire, the small wire AB will experience a force.